हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन, जिसमें कि हमने लास्ट वाले क्लास में एक्सरसाइज 12.1 हमने कुछ एक दो प्रश्न भी करवाए थे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया था कि इसमें हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या कैसे सॉल्व करनी है वो सारा कुछ बताया था। और इस एक्सरसाइज के हमने दो प्रश्नों को हल करवाया था, केवल और केवल दो प्रश्न। और बस उसी के आगे आज आपको हम प्रश्न संख्या 3 से आगे बढ़ेंगे सीधा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि वो पिछला वाले वीडियो है वही कंटिन्यू है। अगर आपने वो उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आई बटन दबा के उस वीडियो पर जाएं और उसको जरूर देख लें, ताकि आपको इन सवालों के हल करने की सारी प्रोसेस पता चल जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से आप ये माने कि 5 नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आप अच्छे तरीके से आपने अगर इसको पढ़ लिया तो 5 नंबर कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें कि आपको आज पढ़ना है तीसरे क्वेश्चन से आगे। ठीक है, मतलब 2 से आगे, मानी दूसरा हमने पढ़ा दिया है और उसके आगे हमने तीसरा क्वेश्चन आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का हमें अधिकतमीकरण करना है, जबकि हमें सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 और ये आपका 5x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 10 दिया गया है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें दिया गया। देखो हमें क्या करना है, ये उद्देश्य फलन जो z बराबर दिया जाता है 5x प्लस 3y, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है, मानी मैक्सिमाइजेशन करना है। और यहां पर जो हमें अवरोध दिए गए हैं वो है 3x प्लस 5y बराबर छोटा बराबर 15 से है, और ये आपका 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर, और ये आपको दिया गया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां हमें सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम यहां लिख लेते हैं। हमें दिया गया है उद्देश्य फलन। क्या दिया गया है? उद्देश्य फलन। इसको z बराबर ये दिया गया है z बराबर 5x प्लस में 3y। ठीक है, इसका हमें मैक्सिमाइजेशन करना है, मानी अधिकतमीकरण करना है। जबकि हमें यहां पर देखो अवरोध जो है वो दिए गए हैं, अवरोध ये दिए गए हैं 3x प्लस में 5y और लेस देन इक्वल टू 15। इसको हम 1 नंबर डाल दें। और ये आपका दूसरा अवरोध दिया गया है 5x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 10 लिख दें और इस पर हम दूसरा नंबर डाल दें। जबकि ये देखो x और y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हमें दिए गए हैं। हम यहां पर भी इसको नंबर तीसरा डाल देते हैं। वैसे अगर दो अलग अलग करेंगे तो इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। ठीक है, आपको पता है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मैक्सिमाइजेशन की शर्त लागू करनी है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले स्टेप पे क्या करते हैं। आपको नंबर 1 पहले स्टेप पे क्या करना होता है, इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है जो अवरोध नंबर 1 दिया गया है। ये देखो 3x प्लस का 5y लेस देन इक्वल टू 15 का हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख कैसे आलेख खींचते हैं, इसको हम सबसे पहले लाइन में कन्वर्ट कर दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस में 5y बराबर में 15 लिख दें। और फिर इस लाइन को हम अंताखंड रूप में अगर बदल दें तो यहां से हम 15 का भाग करेंगे, 3x और बटे में लिख दें 15 प्लस 5y बटे में लिखेंगे 15 बराबर में यहां 1 लिखना है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे में 3 पंचे 15, 5 बार डिवाइड हो जाएगा, और ये y अपॉन में 3 बार डिवाइड हो जाएगा, बराबर में 1 लिख दें। यहां से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो रेखा है वो किस बिंदु से जा रही है, 5,0 से, और ये आपका y अक्ष पर बिंदु मिलेगा, वो मिलेगा कितना, 0,3। हम यहां कह सकते हैं कि यह रेखा बिंदु कहां से जा रही है, मान लेते हैं a बिंदु से जा रही है। इसको हम लिख देते हैं 5,0, और एक ये रेखा b बिंदु से जा रही है। यही रेखा b बिंदु से जा रही होती है तो उसके निर्देशांक हमें लिखना है 0,3। तो ये रेखा जो है वो AB रेखा है जो कि बिंदु a और b से जा रही है। अभी हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम दूसरी रेखा को ले लेते हैं। देखो एक बार हम पहले इस रेखा को बना देते हैं यहां पर ग्राफ पे, ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। देखिए आपको ग्राफ पेपर पे बहुत साफ सुथरा बिल्कुल एकदम फिगर बनाना है, और आपको वास्तव में ये कलम से नहीं, अगर आप पटरी प्रकार से और बढ़िया से एकदम डार्क क्या नाम पेंसिल से बनाएं तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो उस पर हमें बढ़िया सा एकदम ये एक क्षैतिज रेखा खींचनी है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है, और उस पर पॉइंट देखो हमें 5,0 ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 इकाई दूरी पर चल के हमें यहां पर 5,0 बिंदु हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये बिंदु ए मिल गया। अब इसको देखो 0,3 को दिखाना है, तो x ये y अक्ष पर बिंदु मिलेगा। देखो 1 2 3 इकाई की दूरी पर चलें तो यहां पर हमें 0,3 बिंदु एक मिल जाएगा, और इन दोनों रेखाओं बिंदुओं को आपस में मिला दें तो एक रेखा बनके तैयार होगी। ये रेखा हो जाएगी 1 नंबर वाली रेखा, ये 1 नंबर इस पर डाल दें, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि रेखा जो हमने ए बी खींची है, इस पर हम ए बिंदु डाल दें, इस पर हम बी बिंदु डाल दें। तो जो रेखा हमने ए बी खींची है वो रेखा वास्तव में देखो ध्यान दें, इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा। इस रेखा का जो हमने बताया हल क्षेत्र आपको ढूंढना है, तो हल क्षेत्र ढूंढने के लिए हमें क्या करना है कि यही वाली जो असमका दी गई है 3x + 5y <= 15, इसमें आपको क्या करना है कि या तो इसका हल क्षेत्र देखो इधर की ओर होगा मूल बिंदु की ओर, या मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगा। तो हम सबसे पहले यहां पर मूल बिंदु से सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि ये इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है या मूल बिंदु से ऊपर की ओर है। तो हम कैसे, देखो यहां पर 0,0 से यहां सेटिस्फेक्शन कर दें, यहां पर लिख दें x = 0, y = 0, यहां पर हम रख दें। तो रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा, <15, ठीक है। तो बताओ ये भाई सत्य बात है या असत्य है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर शून्य का मान छोटा होता है 15 से, तो बिल्कुल एकदम सत्य बात लिखी है। और अगर ये सत्य लिखी है तो इसका मतलब ये होगा कि इस रेखा ए बी का जो हल क्षेत्र होगा वो कहां होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, मतलब ए बी रेखा पर होगा और ए बी रेखा के नीचे मानी मूल बिंदु की ओर होगा। तो इस तरीके से देखो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो यहां नीचे की ओर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए इसका यहां रिजल्ट लिख दें कि अतः रेखा ए बी का हल क्षेत्र, रेखा ए बी का जो हल क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा, रेखा ए बी पर होगा, और रेखा ए बी के बाद नीचे की ओर मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। रेखा ए बी का हल रेखा ए बी पर व इसके नीचे मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर, ठीक। इसका जो हल क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा, रेखा ए बी पर होगा और ए बी के नीचे मानी मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरी रेखा को ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पर लिख दें असमका नंबर 2, मानी स्टेप नंबर यहां 2 लिख देते हैं। स्टेप दूसरे पे क्या करना है, हमें एक दूसरी असमका लिखना है। ये है आपकी 5x प्लस में लिख दें 2y <= कितना 10, ठीक है। और अब हम देखो इसका हमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है, आलेख, ठीक है। तो आलेख कैसे खींचेंगे, इसको सबसे पहले हम इक्वेशन के रूप में बना लेते हैं। ये हो जाएगा 5x प्लस में 2y और बराबर में इसको लिख दें 10। अब हम 10 से इसको भाग करेंगे तो ये रेखा हमारी इस प्रकार आ जाएगी, 5x और बटे में 10 लिख दें, प्लस में 2y और बटे में 10 लिख दें, तब बराबर में इसको आगे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 5 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x बटे में 2 प्लस में y बटे में यहां 5 लिख दें बराबर में 1, ठीक है। तो आपको देखो बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई दे रही है। x अक्ष पर काटा गया अंतखंड 2 है, y अक्ष पर काटा गया अंतखंड 5 है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि यह रेखा बिंदु कहां कहां से जाएगी। देखो एक बिंदु C डाल लेते हैं, इसको लिख दें 2,0 x अक्ष पर 2,0 पर काटेगी, तथा y अक्ष पर कहां काटेगी, y अक्ष पर D बिंदु मान लें, ये आपका 0,5 हो जाएगा। तो यह रेखा बिंदु C तथा D से जाती है, ठीक, या जाएगी ऐसा लिख दें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो इसको भी हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। x बराबर यहां पर 2 इकाई और y बराबर 0, यहां पर इस रेखा में देखो यहां से इस बिंदु पर लिख दें C बिंदु, ये मिल जाएगा, इसको लिख दें 2,0, ठीक।
और इसके बाद डी बिंदु कहां बनाना है 0,5, यहां पर देखो 1 2 3 इकाई 4 और यहां पर बिंदु हो जाएगा ये कोई डी बिंदु और इस पर लिख दें 0,5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। इस तरीके से एक रेखा आपकी ये बन जाएगी, दूसरी वाली रेखा, इस पर नंबर 2 डाल दें। ठीक है, ये बिंदु है आपका कितना 2,0, इसको लिख दें 2,0 और ये बिंदु है आपका सी। ठीक है, तो ये आपकी देखो रेखा। अब इसका हल क्षेत्र ढूंढना है। हल क्षेत्र देखो कहां पे होगा। अब इसका हल क्षेत्र कैसे ढूंढेंगे, इसी वाली असमका में, मानी 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10 में हमें अगर x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है, रखने पर तो यहां पर देखो 0 मिल जाएगा, ये भी आपका 0 मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो आपको ये भी बिल्कुल देखो सत्य सा दिख रहा है, सत्य दिख रहा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है और 10 इसका मान बड़ा होता है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका भी जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। कहां पर होगा? इसका हल क्षेत्र देखो हम दूसरे कलर से बना दें, ये होगा इधर मूल बिंदु की ओर, ये ठीक, इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो यहां पर लिख देते हैं इसका हल क्षेत्र रेखा CD का, यहां लिख दें रेखा CD का हल क्षेत्र, रेखा CD का हल क्षेत्र कहां पर होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, मूल बिंदु की ओर होगा। इसके बाद लास्ट में एक और 2 बातें देखो जो लास्ट में बची हैं। x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है। तो आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात समझ में आ रही होगी कि अगर x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है और बराबर भी है, तो ये आपकी देखो रेखा, ये y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो यहां पर ये रेखा पर बिंदु देखो किधर की ओर? दाईं ओर। ठीक है, y अक्ष पर और y अक्ष के दाईं ओर होगा। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x अक्ष पर और x अक्ष के ऊपर की ओर। तो हम यहां कह सकते हैं, देखो यहां लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर होगा, दाईं ओर, तथा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र कहां पर होगा? इसका हल क्षेत्र होगा x अक्ष पर तथा x अक्ष के ऊपर की ओर होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हल क्षेत्र होगा वो आपका कितना होगा। देखिए अब कॉमन जो आया वो कितना आया, देखिए ध्यान से। यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो कॉमन है, मतलब इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो नीचे की ओर है और इस रेखा CD का भी हल क्षेत्र इधर की ओर है। तो इन दोनों रेखाओं से और x बराबर 0 और y बराबर 0 से जो टोटल से बाउंडेड है वो कितना है? BOC। और यहां पर इसका कुछ एक और नाम डाल लेते हैं, यहां पर इसको हम E नाम दे देते हैं। और अब E के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं अतः सुसंगत हल क्षेत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा होगा? देखो आपको लिखना है BOCE। क्या लिखना है? BOCE होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है? E पॉइंट के निर्देशांक निकालना है। तो E पॉइंट के निर्देशांक निकालने के लिए थोड़ा आप बैक साइड आ जाओ भाई, यहां पर आ जाओ। ठीक है, तो अब हम देखो ध्यान दें, इस रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2 को जब हल करेंगे तब आपका ये E पॉइंट मानी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। E बिंदु का निर्देशांक हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम रेखा नंबर AB जो है, देखो इसका नाम ही AB लिख देते हैं। AB रेखा का समीकरण क्या है? ये आपका समीकरण देखो पहले नंबर पे यही तो लिखा है, 3x + 5y और बराबर में लिख दें 15। और दूसरी रेखा जो CD है उसका समीकरण देखो कितना है? CD रेखा का समीकरण आपको दूसरे स्टेप पे लिखा है 5x + 2y, यहां लिख दें 5x प्लस में 2y और बराबर में कितना लिख दें 10। ठीक, इसको दोनों को हल कर लेते हैं।
हल करके एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो हल करने का सीधा सीधा काम होता है, अगर हम यहां पर विलोपन कर दें तो यहां पर 2 का मल्टीपल कर दें, यहां पर 5 का मल्टीपल कर दें, ठीक है ना। तो 2 का मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 10y लिखेंगे बराबर 15 दूनी 30 लिखेंगे। 5 का इधर गुणा करें, 5 पंचे 25x हो जाएगा प्लस में 10y और बराबर में ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक, यहां इसको हम क्या करेंगे, घटा दें। घटाने से देखो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा कितना, देखो 19x बचेगा बराबर में यहां से ये बचेगा माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी 20 बटे में कितना, 19। ठीक, 20 बटे 19। ये x का मान आपको इस दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख दें तो यहां से देखो हम ए बी वाले समीकरण में मतलब 1 नंबर वाले समीकरण में रख देते हैं x का मान, तो ये हमें मिल जाएगा 3 गुणे 20 बटे में 19 और प्लस का लिख दें 5 बाई और बराबर में लिख दें 15। तो यहां बाई की वैल्यू हल कर लें तो ये मिल जाएगा 45 बटे में 19। ठीक, तो यहां पर हमें जो x और y पॉइंट मिले हैं, x और y के निर्देशांक मिले, वो बिंदु E के निर्देशांक हो जाएंगे। यहां लिख दें बिंदु E के निर्देशांक। बिंदु E के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो x की वैल्यू है 20 बटे में 19 और y की वैल्यू कितनी है, 45 बटे में 19। तो यहां पर ये देखो इस फिगर में यहां पर हम बना के दिखा दें आपको, ये बिंदु 20,19 20 अपॉन में 19 और कॉमा में लिखें 45 बटे में 19। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बाउंडेड क्षेत्र मिला उस बाउंडेड क्षेत्र का हमें कोनी पॉइंट देखो हमें कौन कौन से मिले, एक बी बिंदु, ओ, सी और ई। ठीक है, इन बिंदुओं पर हमें देखना है कि z की वैल्यू कहां पर अधिकतम आ रही है, बस इतना चेक और करना है। ठीक है, तो जगह बोर्ड पे थोड़ा कम है, इधर की ओर हम आके आपको बता देते हैं। देखो यहां पर समझ लें, यहां पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, देखो ध्यान दें, आपको यहां लिख के दिखाना है कोणीय बिंदु। क्या लिखना है, कोणीय बिंदु। मतलब ये कॉर्नर पॉइंट जो मिले वो कौन कौन से पॉइंट हैं, देखो एक तो बिंदु है बी, इसके पॉइंट हैं 0,3। चलो हम एक पर जगह थोड़ा कम है, इसी बिंदु पर पहले हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0,3 पर जो z का मान है वो देखो कितना आएगा, z बराबर यहां लिख देते हैं। देखो ये z की वैल्यू है जो आपकी 5 और x का मान कितना लिखेंगे, 0 प्लस 3 और y का मान लिखेंगे 3, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। z का मान कितना मिलेगा, 9। इसके बाद हमें दूसरा बिंदु ये देखो 2,0 पर चेक कर लेना है। यहां लिखें बिंदु C जो है आपका, वो बिंदु C है 2,0। 2,0 पर हमें z का मान कितना मिलेगा, यहां देखो x का मान इसमें रख दें, z कहां रखेंगे, z में, इसमें। तो ये 5 और x का मान 2 लिख दें और प्लस का 3 और y का मान 0 लिख दें, तो ये हमें 5 दूनी 10 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 10। ठीक है, अब इसके बाद एक तीसरा बिंदु जो है E, उस पर हम चेक कर लेते हैं। बिंदु कौन से पे, E पर, बिंदु E पर। ई बिंदु है क्या, ई बिंदु है आपका 20 बटे में 19 कॉमा 45 बटे में 19। ठीक है, इस बिंदु पर z की वैल्यू देखते हैं तो z बराबर कितना मिल जाएगा, देखो इसमें रख दें 5 इंटू एक्स का मान लिख दें कितना, 20 बटे में 19 और प्लस का है ये आपका 3 इंटू y की वैल्यू कितनी लिख दें, 45 बटे में 19। ठीक है, तो यहां पर z का मान अब हमें कितना मिल जाएगा, इसको हल करें, देखो 19 आ जाएगा एलसीएम और 20 पंचे 100 यहां लिख दें, 100 प्लस ये आपका 45 में 3 का मल्टीपल करें, 3 पंचे 15 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13। ठीक है, तो ये 235, z बराबर हो गया 235 और बटे में कितना, 19। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि यहां पर इन तीनों बिंदुओं में से z का मान कहां पर अधिकतम मिला है। देखिए z का मान एक तो हमें बिंदु B पर मिला है वो है 9 और बिंदु C पर जो z का मान मिला है वो है आपका 10 और E बिंदु पर जो z का मान मिला है वो आपका है कितना, 235 बटे में 19। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए यहां तो सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी z इस यहां पर है ना। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 20 बटे 19 कॉमा 45 बटे 19 पर z का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो हमसे पूछा गया है कि z का मान कहां पर अधिकतम है, तो आपको बताना है। देखो यहां लिख दें बिंदु
बिंदु ई बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 20/19, 45/19 पर जेड का अधिकतम मान तो अधिकतम मान बराबर आपको लिखना है कितना 235/19। ठीक, तो बस यही आपका आंसर है। समझो आपको किस बिंदु पर सबसे अधिकतम मान जेड का प्राप्त होता है वही मान हमारा जेड का अधिकतम मान कहलाएगा। ठीक है ना, तो यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि जेड का अधिकतमीकरण करना है, किस बिंदु पर अधिकतम होगा आपको वो लिखना है। माने इसका हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो आपका है x बराबर आपको लिखना है कितना 20/19 और y बराबर लिखना है 45/19। ठीक है, और जो अधिकतम मान है वो आपका 235/19। क्लियर भैया? ठीक है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से काम करेंगे, थोड़ा बड़े प्रश्न होते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए आपको एक तो ये प्रश्न मिला जिसमें कि आपको ये बाउंडेड क्षेत्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जो फिजिबल रीजन मिल रहा है वो आपका क्या है? बाउंडेड है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें ये फिजिबल रीजन जो मिलेगा वो अनबाउंडेड होगा। बस एक प्रश्न इस प्रकार का और समझ लें कि जिसमें आपका ये फिजिबल रीजन होगा मानी सुसंगत हल क्षेत्र होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो अगर आपने एक और प्रश्न इस तरीके का सीख लिया, बाकी सारे प्रश्न एक जैसे सिमिलर होते हैं, सारी वही प्रॉब्लम आपकी होती है कि आपको सबसे पहले जो ये इनइक्वलिटीज दी जाती हैं, असमताएं दी जाती हैं, उनको आपको इस तरीके से ग्राफ बना के प्लॉट करना है इन रेखाओं को। फिर बस इसमें हमें ये देखना है कि हमें सुसंगत क्षेत्र हल क्षेत्र कहां कहां मिल रहा है, उस बिंदु पर हम क्या करते हैं उसके हम कॉनिक पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन बात केवल यही है कि अगर ये आपका बाउंडेड क्षेत्र है तो हमें कॉनिक पॉइंट मिल जाएंगे। अगर हमें ये बाउंडेड क्षेत्र नहीं है, अनबाउंडेड है, मान लो इधर की ओर हमारा फिजिबल रीजन मिलता तो हमें ये अनबाउंडेड क्षेत्र प्राप्त होता। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या करना है वो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, बस हमने आपको बताया दो तरीके के प्रश्न होंगे, एक बाउंडेड क्षेत्र होगा, एक अनबाउंडेड क्षेत्र होगा। तो अब अनबाउंडेड क्षेत्र का एक अगला वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 उसको देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 5y का न्यूनतमीकरण करना है। यहां मिनिमाइजेशन करना है, जबकि अवरोध हमें दिए गए हैं x + 3y ≥ 3, x + y ≥ 2 और x, y ये दोनों ही 0 से बड़े हैं और बराबर भी हैं। यहां पर सबसे पहले देखो उद्देश्य फलन हम लिख लेते हैं। उद्देश्य फलन ये हमें दिया गया है z बराबर 3x + 5y। ठीक है, ये तो उद्देश्य फलन हो गया। इसके बाद हमें जो ये दिए गए हैं अवरोध जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। अवरोध दिए गए हैं x + 3y ≥ 3, इस पर हम 1 नंबर डाल देते हैं। दूसरा हमें दिया गया है x + y ≥ 2, इस पर हम नंबर दूसरा डाल देते हैं। और ये आपकी कॉमन वाली बात है x, y ये दोनों ही 0 से बड़े हैं और बराबर भी हैं, तो इस पर हम नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इनका सबसे पहले स्टेप पे क्या करना होता है। पहले स्टेप पे हमें करना है इस वाली इक्वलिटीज का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मानी x + 3y ≥ 3, इसका हमें आलेख खींचना है, का आलेख खींचना है। ठीक है, तो आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, इसको हम पहले रेखा के रूप में बना देते हैं। मानी x + 3y बराबर में यहां 3 लिख दें, एक ये रेखा बन जाएगी। इसको अगर हम अंतःखंड रूप में रेखा को बदल दें तो इस प्रकार बदल सकते हैं, x/3 प्लस में y/3/3 करोगे तो कितना 1 हो जाएगा और बराबर में यहां लिख दें 1। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा देखो किन किन बिंदुओं से जाएगी, एक तो 3,0 से जाएगी, एक 0,1 से जाएगी, है ना। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3 इकाई है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 1 इकाई है, इसलिए यहां लिखेंगे यह रेखा बिंदु कहां कहां से जा रही है। देखो यहां लिखना है, मान लो पहला बिंदु है A और 3,0 लिख दें, तथा दूसरा बिंदु है B, इसको हम 0,1 लिखेंगे। यह रेखा बिंदु A से तथा B से जाती है। ठीक है, और अब देखो हम इसको यहां पर अगर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक, ग्राफ पर आपको बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया सा ग्राफ बनाना है,
ठीक है, प्रकार की और उससे पेंसिल की मदद से, है ना, पटरी पर पेंसिल से बहुत अच्छा सा ग्राफ बनाना है आपको। तो इस तरीके से देखो, पहले ये ओरिजिन हो गया, यहां पर पहले बिंदु ए बनाना है 3,0, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, तो ये बिंदु हो जाएगा 3,0। और ये बी बिंदु बनाना है, इसको x बराबर 0 है, y बराबर 1 इकाई चलना है, यहां पर आपको ये बिंदु बनाना है b 0,1, ठीक है। और बस इन दोनों को आपस में यहां हम मिला देते हैं तो एक रेखा हमारी बन जाएगी, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये रेखा नंबर कौन सी हो गई? 1, पहली वाली ये रेखा हो गई, ठीक है। इस पर हम ए नंबर, यहां ए नाम डाल दें और इस पर यहां पर हम बी नाम डाल दें, ठीक। ए बी रेखा हमारी ये ड्रॉ हो गई। इस ए बी रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो हमें अब ढूंढना है। तो हम सबसे पहले यहां पर देखो 0,0 से इसको हम सेटिस्फाई करा के देखें कि ये वास्तव में इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर है या ए बी रेखा के ऊपर की ओर है, हमें ये पहले चेक करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो हम असमका जो दी गई थी उसको लिख लें x + 3y ≥ 3 में x बराबर 0 और y बराबर 0 यहां रखें। तो रखने पर हमें देखो क्या मिल जाएगा, x का मान 0 + y का मान 0 ≥ 3 लिखें। तो क्या ये आपको सत्य लग रहा है? ये आपका देखो ध्यान दें, ये तो छोटा है लेकिन यहां पर सवाल कह रहा है कि ये बड़ा है, 3 से बड़ा है, जो कि नहीं है। तो ये आपको यहां लिखना है असत्य। और यदि ये असत्य है तो इसका मतलब हल जो क्षेत्र है, हल क्षेत्र है ए बी रेखा का जो हल क्षेत्र है वो नीचे की ओर नहीं, मानी मूल बिंदु की ओर नहीं, क्योंकि मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो मूल बिंदु की ओर नहीं होगा बल्कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगा। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो देखो इस दिशा में होगा, ये इस दिशा में, ठीक है, इधर की ओर, ऊपर की ओर होगा इसका हल क्षेत्र। इसके बाद देखो हम बात करते हैं स्टेप नंबर दूसरे की, यहां लिख दें स्टेप नंबर दूसरा। तो स्टेप नंबर दूसरे में क्या करना है हमें, देखो जो दूसरी असमका दी गई है x + y ≥ 2, इसका हमें आलेख खींचना है, का आलेख। तो आलेख खींचने के लिए हमने बताया कि इसको हमें क्या करना है, एक रेखा के रूप में बनाना है। तो यहां लिख देते हैं x + y = 2 और इसका अब हमें अंतःखंड रूप में रेखा को बनाना है। यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख दें, इस रेखा को अब हम अंतःखंड रूप में बदल दें, ठीक है। तो कैसे बदलते हैं, यहां पर 1 ले आना है तो 2 का सब में भाग कर दें, तो ये हो जाएगा देखो x/2 + y/2 और ये बराबर लिख दें कितना, 1, ठीक है ना। अब आप ये कह सकते हो कि यह रेखा देखो कहां से जाएगी, 2,0 से जाएगी तथा y अक्ष को कहां पे काटेगी, 0,2 पर काटेगी, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, ये मान लेते हैं बिंदु C और D, ठीक है। यहां लिख दें बिंदु C के निर्देशांक लिख दें 2,0 और यहां लिख देते हैं एक बिंदु D, इसको हम लिख दें 0,2 से जाती है। ये रेखा कहां से जाती है, इन दोनों बिंदुओं C और D से जाती है। यहां पर देखो इस रेखा को भी हम प्लॉट करें तो यहां पर 2,0 बिंदु बनाएं, x का मान देखो 2 यहां पर मिलेगा, 2,0 ये बिंदु हो जाएगा 2,0 और D बिंदु बनाना है 0,2, तो मतलब ये हो गया 1 और 2 इकाई दूरी पर ये बिंदु मिलेगा D, इसको हम लिख देते हैं 0,2 और इनको आपस में अगर हम मिला दें तो यहां पर एक रेखा देखो ये मिल जाएगी, ये वाली रेखा, ठीक है। ये रेखा नंबर हो गई 2, ठीक। इसका जो हल क्षेत्र होगा इसका भी देखो हमें अब हल क्षेत्र ढूंढना है। तो क्या कर देते हैं, इस असमका में देखो हमें जो असमका दी गई है वो है आपकी ये दूसरी वाली x + y ≥ 2 में आपको x बराबर 0 y बराबर 0 रख के चेक करना है, में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसमें रख दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो जाएगा 0 > 2 लिख दें, ठीक है ना। और ये आपको अब ये देखना है कि क्या वास्तव में ये सही है, सत्य है या नहीं। नहीं है सत्य, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, जबकि प्रश्न कहता है ये 0 बड़ा है 2 से, नहीं बड़ा है। तो आपको यहां लिखना है असत्य है। और जब असत्य है तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो कहां पर होगा, मूल बिंदु पर नहीं बल्कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगा। तो दूसरी कलर से हम देखो यहां शेडेड कर देते हैं, ये CD रेखा है, इसका हल क्षेत्र होगा वो देखो इधर की ओर होगा, कहां होगा, इधर की ओर, ठीक है। ये आपका इधर की ओर हल क्षेत्र इसका हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका टोटल जो उभयनिष्ठ क्षेत्र आया वो कौन सा आया, देखो D, और ये आपका एक कोई इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको हम निकाल लेते हैं। इस पर कोई ये E बिंदु डाल लेते हैं, क्या डाल दें, E,
इसके हमें निर्देशांक अभी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं इसका हल क्षेत्र कहां होगा। देखो लिख दें रेखा CD का हल क्षेत्र, रेखा CD का हल क्षेत्र कहां होगा, मूल बिंदु से ऊपर की ओर, है ना। लिख दें मूल बिंदु से ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, अब एक जो तीसरे नंबर में ये लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र जो होता है, हल क्षेत्र कहां पर होता है, y अक्ष पर और बाई अक्ष के दाईं ओर, है ना, का हल क्षेत्र y अक्ष पर तथा y अक्ष के दाईं ओर। ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जो हल क्षेत्र होता है वो कहां होता है, इसका हल क्षेत्र x अक्ष पर तथा x अक्ष के ऊपर की ओर, x अक्ष के ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखिए समझिए इसका जो सुसंगत क्षेत्र हुआ वो कौन सा हुआ, इसका हल क्षेत्र हुआ देखो y D E A और इधर हमने ये कोई x लिख दिया x। ठीक, तो इसका जो सुसंगत क्षेत्र होगा, लेकिन ध्यान दें ये अनबाउंडेड क्षेत्र है, देखो किसी से कहीं मिल नहीं रहा है, बाउंड नहीं हो रहा है। अभी वहां पर क्या था, ये अंदर की ओर जब जा रहा था तब ये अक्षों से और सबसे बाउंडेड हो गया था, यहां पर अनबाउंडेड क्षेत्र मिल गया। ये आपको यहां पर लिखना है अनबाउंडेड क्षेत्र, मानी यहां पर लिखना है सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा लिखना है आपको, देखो y, ये है D और ये है E और फिर इसके बाद में A, देखो और फिर x। ध्यान दें ये y D E A x, ठीक है, x इसका सुसंगत हल क्षेत्र होगा। ठीक, क्लियर इतना। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर हमें यह देखना है कि इन बिंदुओं पर आपको मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है, हमें न्यूनतमीकरण करना है इसका। ठीक है, तो न्यूनतमीकरण करने के लिए देखो क्या करना है आपको, बिंदु जो कॉनिक पॉइंट हैं वो आपके कौन कौन से हैं, देखो ये है आपका एक डी बिंदु D, इसके निर्देशांक हैं 0,2, इस पर हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है, z बराबर कितना निकलेगा ये हमें यहां पर निकालना है। देखो यहां पर लिख देते हैं 3 इंटू एक्स का मान 0 लिख दें प्लस 5 इंटू वाई का मान 2 लिख दें, तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। ठीक, बिंदु D पर z का मान मिला, वो कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब हमें बिंदु E पर निकालना है भाई, अभी एक अधूरा काम है, इस E बिंदु के निर्देशांक हमें पहले ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, इसको हम देखो यहां पर थोड़ा सा पीछे ले जाएं, इसको रब कर लें, बाद में इसको करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु E के निर्देशांक निकालेंगे। यहां लिख दें बिंदु E के निर्देशांक। तो हम बिंदु E के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 1 नंबर वाली रेखा और 2 नंबर वाली रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, है ना। तो यहां पर हमें E बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए रेखा AB लिखनी होगी, इसको हल करना है। देखो AB रेखा कौन सी है, ये AB रेखा है x प्लस 3y और बराबर में 3, और एक रेखा जो CD है वो कौन सी है, ये दूसरी वाली रेखा है x प्लस y बराबर में कितना 2, इनको दोनों को हल करना है, x y के जो मान निकलेंगे वो E बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो बस इनको सीधा सीधा यहां पर घटा देते हैं, घटाने से देखो क्या मिल जाएगा, ये माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, 3y से 1y घटेगा तो बचेगा यहाँ 2y और बराबर में ये बचेगा 1, और ये y की वैल्यू यहां मिलेगी हमें, y बराबर कितना 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y का मान यहां कहीं रख देते हैं, 1 नंबर में यहाँ AB वाली रेखा में लिख दें, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू y का मान लिख दें 1/2 और बराबर में यहाँ 3 लिख दें, तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिलेगी x बराबर 3 माइनस 3/2, मानी x बराबर हमें मिल जाएगा कितना, देखो 3 दूनी 6 और 6 में से 3 घटेगा 3/2 लिख दें। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि हमें बिंदु E के निर्देशांक मिल गए कितने,
x का मान मिला है 3/2 और y का मान मिला कितना 1/2। अब ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान दें, x की वैल्यू ये लिखी है और y की वैल्यू ये लिखी है, तो x और y की वैल्यू हमने यहां लिख दी, तो बिंदु E के निर्देशांक हमें मिल गए। ठीक है, अब हमें वास्तव में क्या करना है, इस D बिंदु पर z की वैल्यू चेक करनी है, E बिंदु पर z की वैल्यू चेक करनी है और A बिंदु पर भी हमें z की वैल्यू चेक करनी है। बस इतना काम और करना है। चलिए हम थोड़ा पीछे लौट के आते हैं, यहां पर आ जाओ। तो सबसे पहले बिंदु D पर हम चेक कर लेते हैं। बिंदु D के निर्देशांक है हमारे पास कितने 0,2। इस पर हमें z की वैल्यू चेक करनी है। इस पर z बराबर कितना मिलेगा, z का मान है कितना, देखो 3x, x का मान 0 लिख दें प्लस 5y और y का मान हम 2 लिख दें, तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मिलेगा मान, z का मान कितना मिलेगा 10। दूसरा बिंदु लेते हैं, देखो हम E बिंदु लें, बिंदु E पर E बिंदु है कितना, E बिंदु अभी हमने निकाला 3/2, 1/2। इस पर हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये z बराबर हो जाएगा कितना, देखो 3 गुणे x का मान 3/2 लिख दें और फिर इसके बाद प्लस का निशान 5 इंटू y का मान 1/2 लिख दें, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9/2 और ये 9 5 14/2 मानिए 7 हो जाएगा। ठीक, 9/2 प्लस 5/2, 9 5 14/2 मानी 7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम E बिंदु पर देख लेते हैं। बिंदु E पर, बिंदु A पर, A के निर्देशांक कितने हैं 3,0। इस पर हमें z का मान चेक करना है, तो ये हमें z बराबर कितना मिलेगा, देखो इसी में रख देते हैं 3 इंटू एक्स का मान 3 लिख दें प्लस 5 इंटू y का मान 0 लिखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखें इन तीनों वैल्यू जो निकली हैं, z की 3 मान निकले हैं, इन तीनों मानों में से कौन सा मान सबसे छोटा है, ये मान देखो सबसे छोटा है ना, तो ये सबसे छोटा मान है, तो इसका हमें जो न्यूनतमीकरण करना है वो काहे का करना है, देखो ध्यान दें, जो लिखा है 3x प्लस 5y, इसका हमें न्यूनतम मान देखो कितना है मिलेगा, ये आपका 7। ठीक, ये 7। अब आप अगर इस रेखा को यहां पर ड्रॉ करना चाहें, 3x प्लस 5y लेस देन 7 वाली रेखा यहां पर ड्रॉ करनी चाहें, तो देखो इस प्रकार से यहां से जाएगी ये। ठीक है, एक अलग कलर से बना दें, यहां पर ये रेखा इस यहां से जाएगी E पॉइंट से, ये इस तरीके से। ठीक है, ये और इस रेखा पर ये आपका फिजिबल रीजन जो होगा, सुसंगत हल क्षेत्र होगा, वो इस रेखा पर नहीं होगा। एक भी बिंदु इस रेखा पर नहीं मिलेंगे, जो भी सुसंगत क्षेत्र का बिंदु मिलेगा वो इस रेखा पर नहीं होगा। तो आपका जो सबसे न्यूनतम मान है वो क्या है, देखो यहां लिख दें, क्योंकि सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतः इस क्षेत्र में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होंगे। अतः इसका जो मिनिमम मान है वो आपका है कितना 7, मानी इसका z का यहां लिख दें, z का न्यूनतम मान बराबर आपको क्या लिखना है, z का न्यूनतम मान बराबर 7 लिखना है। और इसके बाद आपको देखोगे ये किस बिंदु पर मिला वो बिंदु भी लिखना है। x बराबर इसका हल लिखना है आपको, x बराबर 3/2 और y बराबर लिखना है 1/2। ठीक, तो ये इसका हल मिलेगा आपको, सुसंगत हल जिसको कहेंगे 3/2 और y का मान 1/2 और जिसका z का जो न्यूनतम मान होगा वो आपका कितना होगा 7। बस आप ये समझिए इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर। तो देखिए आपको बस इस 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें कि आपका ये बाउंडेड क्षेत्र होगा, एक तो बाउंडेड क्षेत्र वाला जिससे अभी हमने पहले बताया था, और ये आपका एक प्रश्न है जिसमें अनबाउंडेड क्षेत्र मिलेगा। एक बात और विशेष याद रखिए कि अगर कभी अनबाउंडेड क्षेत्र मिले तो वहां पर उसका कोई भी अधिकतमीकरण मान, मतलब उसका अधिकतमीकरण हमसे कहने को नहीं मिलेगा, मतलब अधिकतम मान उसका हमें प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि ये देखो जो फिजिबल रीजन है वो आपका कैसे है, अनबाउंडेड है मानी निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें ये पता नहीं है उसका हमें
अगर बाउंडेड होता तो उसके हमें कॉनिक पॉइंट सारे मिल जाते। उन कॉनिक पॉइंटों पर हमें ये देखना होता है कि कहां पर ये अधिकतम है। ठीक है, तो यहां पर हमें इसका अधिकतमीकरण ऐसे प्रश्नों में जहां पर अनबाउंडेड क्षेत्र मिले तो वहां पर हमें अधिकतमीकरण नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अधिकतम मान प्राप्त हम नहीं कर सकते। यदि पूछा भी जाए तो आपको लिखना है इसका हम अधिकतम मान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आगे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिमिलर है, जो आपको खुद करना है। प्रश्न संख्या 6 है, वो भी आपको खुद करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में 3 इक्वलिटीज दी गई हैं, असमकाएं 3 दी गई हैं, और आपका उसमें थोड़ा सा अलग से ग्राफ होगा, उसको अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का अधिकतमीकरण करना है तथा न्यूनतमीकरण भी करना है। दोनों को करना है, मतलब हमें मिनिमाइजेशन करना है और मैक्सिमाइजेशन भी करना है। जबकि यहां पर हमें अवरोध दिए गए हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 और x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 60 और ये आपका x माइनस 2y जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, यहां पर आपको ये समझना है, देखो यहां पर 1 2 3 ये 3 असमकाएं हमें दी गई हैं। इन प्रतिबंधों को हमें सबसे पहले ग्राफ पर प्लॉट करना होता है। पहला स्टेप यही होता है, इसको हम लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या करना है आपको, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 का हमें आलेख खींचना है। आलेख, ठीक, कैसे आलेख खींचना होता है, इसको हम सबसे पहले लाइन के रूप में बना लेते हैं, रेखा के रूप में x प्लस 2y बराबर लिख दें 120। अब इसको हम अंतःखंड के रूप में बना लें, बिल्कुल सिमिलर तक काम करना है, हर प्रश्न में एक जैसा ही काम है। तो ये मिलेगा x प्लस x अपॉन 120 प्लस में 2y और अपॉन में 120 लिखें, बराबर यहां लिखेंगे 1, और ये हमें मिल जाएगा कितना, देखो x अपॉन 120 और फिर इसके बाद में यहां पर लिख दें प्लस में y अपॉन में 60 लिखें, बराबर में क्या लिखेंगे 1। तो आपको यहां लिखना है ये रेखा किन किन बिंदुओं से जाएगी, बिंदु A से जाएगी, इसको लिख दें 120,0 और ये बी बिंदु से भी जाएगी, इसको लिखेंगे 0,60। ठीक, समझ में आ रहा होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। इसके बाद इसका हमें फिजिबल रीजन देखना है कि इसका हल क्षेत्र किस रीजन में पड़ रहा है, मूल बिंदु से की ओर या मूल बिंदु से ऊपर की ओर। तो यहां पर इसके लिए हम क्या करते हैं, इस असमका को लिखते हैं, मानी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखें, और रखने पर हम चेक करेंगे, देखो x की वैल्यू जैसे 0 यहां लिखेंगे प्लस यहां y की वैल्यू भी 0 लिखेंगे, तो लेस देन इक्वल टू 120 ये मिलेगा। आपको ये बिल्कुल एकदम सत्य लग रहा है कि 0 छोटा होता है 120 बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल एकदम सत्य है। इसका मतलब जो हल क्षेत्र होगा वो कहां होगा, इसका हल क्षेत्र होगा रेखा का, वो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर। ठीक है, रेखा पर होगा और रेखा के मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टेप नंबर दूसरा, यहां सबसे पहले हम पूरा स्टेप कर लेते हैं, बाद में हम रेखा को ड्रॉ करेंगे। नंबर दूसरा स्टेप क्या है, इस वाली रेखा को देखो यहां पर x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसका हमें आलेख खींचना है, का आलेख। तो इसका आलेख खींचने के लिए हम रेखा को इसको बना लेते हैं, x प्लस y बराबर क्या लिख देंगे 60, x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 60, और 60 से जब भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा x अपॉन में 60 लिख दें और प्लस में y अपॉन 60 लिखें, बराबर में 1 लिख दें। तो यहां लिखेंगे कि यह रेखा बिंदु कहां से जा रही है, मान लेते हैं C, D, C बिंदु और D बिंदु से जा रही है। तो C बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 60,0 और ये D बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,60। ठीक, से जाती है ये रेखा कहां से जा रही है, सी बिंदु और डी बिंदु से रेखा ये जा रही है। इसको हम देखो इसका फिजिबल रीजन कहां मिलेगा, इसका हल क्षेत्र कहां मिलेगा, यहां लिख दें इसका हल क्षेत्र। देखो यहां पर जो असमका दी गई है उसमें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में हमें x का मान 0 और y का मान 0 रख के ये देखना है कि इसका हल क्षेत्र कहां मिलेगा।
तो यहां पर देखो x का मान 0 लिखेंगे तो ये 0 प्लस y का मान 0 और ये लिख दें ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 60। ठीक, तो आप बताओ ये सही है या गलत? ये तो भाई बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, जबकि प्रश्न में दिया गया कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो असत्य है। तो यदि असत्य है इसका मतलब हल क्षेत्र कहां होगा? असत्य, यहां लिख दें पहले असत्य, और इसका हल क्षेत्र जो होगा वो कहां पर होगा? यहां पर इसका लिख देते हैं रेखा CD का जो हल क्षेत्र होगा, CD का हल क्षेत्र कहां पर होगा? CD पर होगा, और CD के मूल बिंदु की ऊपर की ओर, है ना। हल क्षेत्र मूल बिंदु के ऊपर की ओर होगा, मूल बिंदु के ऊपर की ओर। ठीक है, इसके बाद एक तीसरी रेखा स्टेप नंबर 3 देखें। सबसे पहले हम सभी रेखाओं को ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले मटेरियल तैयार करेंगे, साथ इकट्ठा सीधा तीनों रेखाओं को हम लिख देंगे। स्टेप नंबर 3 देखें, यहां पर हमें तीसरा स्टेप में एक तीसरी असमका दी गई है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें अगर हमें इसका आलेख खींचें, आलेख, तो यहां भी हम इसको असमका के रूप में, इसको समीकरण के रूप में बना दें, मानी x ऋण 2y बराबर 0, ये भी आपको एक रेखा मिलेगी। आपको याद रखना है यहां पर देखो कोई अचर पद नहीं है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये रेखा कहां से होकर गुजरेगी? मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, और अब इस रेखा को देखो इस प्रकार से अगर हम इसको लिखें कि यहां पर, चलो वैसे ही बना देते हैं, इसमें आप उस तरीके से नहीं इसको बदल सकते हैं, मानिए इसको हमें अंताखंड के रूप में बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। हम यहां पर जैसे ही हम देखो x का मान 0 लिखेंगे, तो अगर हम x का मान 0 लिखें तो यहां पर निश्चित रूप से y का मान भी 0 मिल जाएगा। इसमें इस वाली इक्वेशन में x का मान 0 लिखें तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसके बाद हम x का मान कुछ अपनी सुविधा के अनुसार कुछ रख दें, मान लेते हैं x का मान अगर 60 लिख दें, कितना लिख दें? x बराबर, चलिए यहां पर हम पहले y का मान 60 लिख देते हैं, मान लेते हैं y बराबर 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो x की वैल्यू हो जाएगी 120। चलिए इन दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा जाएगी, एक तो जाएगी देखो मूल बिंदु से, मूल बिंदु मानी 0,0 से, तथा एक दूसरा बिंदु कोई मान लेते हैं, इसके लिए ABCDE मान लेते हैं, ये कोई E बिंदु है, जो कि बिंदु मिलेगा आपको कितना? 60,120। ठीक, सॉरी 120,60। x का मान है कितना? 120, और y का मान कितना है? 60। ठीक, अब बस हमें सब कुछ मिल गया। इसके बाद चलो इसका हम फिजिबल रीजन देख लेते हैं, इसका हल क्षेत्र किधर मिलेगा। इसका हल क्षेत्र ढूंढने के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रेखा की बात करें। मानी इन तीनों रेखाओं को यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर देखो ये x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक, ये आपका मूल बिंदु हो गया। सबसे पहले यहां पर आ जाएं, पहले वाली रेखा को अगर हमें यहां पर ड्रॉ करना है तो ये आपके पास देखो लिखा हुआ है A बिंदु और B बिंदु को यहां पर सबसे पहले बनाना है 120। देखो ध्यान दें 120, ये लाइनें अगर हम 120 खाने बनाएंगे तो यहां पर थोड़ी मुश्किल बनेगी। हम ये मान लेते हैं कि देखो ये आपका ये 10 इकाई का खाना है, 10 इकाई का, तो 10 इकाई का खाना अगर एक है तो ये 20 इकाई, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, और आगे बढ़ाएंगे तो ये 100 मिलेगा, और फिर 110 और 120 यहां पर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 120,0, ये बिंदु 120,0 हो जाएगा। ये देखिए 120,0, इसको हम यहां पर A बिंदु डाल देते हैं। ठीक है, अब B बिंदु को बनाना है 0,60 बनाना है, तो यहां पर हम 6 इकाई ऊपर की ओर बना दें, है ना। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई यहां पर चल के पहुंचे तो ये बिंदु B मिलेगा 0,60, इस पर हम लिख देते हैं B बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो आपको एक रेखा AB मिलेगी। ये देखो रेखा मिल गई AB। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? 1 नंबर वाली रेखा है, जो हमने ये वाली देखो रेखा है, ये वाली। ठीक है ना। अब इसका देखो हल क्षेत्र कहां है, हमने आपको निकाल के यहां दिखाया है। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, तो इसका हल क्षेत्र हमें नीचे की ओर बनाना है, देखो इस तरीके से। ठीक है, इसका हल क्षेत्र कहां पर होगा? नीचे की ओर होगा। इसके बाद हम दूसरी रेखा की बात करेंगे, जो इसका नाम हमने दिया है CD, और CD रेखा में देखो हमें C और D बिंदु जो मिले हैं उसको हम ड्रा करेंगे। 60,0 लिखा है,
तो 60,0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 इकाई दूरी चल के पहुंचोगे तो 60,0 पॉइंट ये मिलेगा आपको। इसको हम लिख देते हैं सी बिंदु। डी बिंदु कहां मिलेगा? 0,60 और 0,60 बिंदु भी देखो यहीं पर ये वाला बिंदु है। इसका मतलब इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास देखो इस तरीके से रेखा जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। ये रेखा इस तरीके से जाएगी। ये रेखा नंबर हो गई आपकी कौन सी? दूसरी वाली रेखा, नंबर 2 इस पर डाल लेते हैं, ठीक। ये पहली वाली रेखा है और ये आपकी दूसरी वाली रेखा है। और फिर इसके बाद में एक तीसरी रेखा देखो और हमें बनानी है, जो कि स्टेप नंबर 3 में हमने लिखी है। वो रेखा कहां से जा रही है? मूल बिंदु से जा रही है। और एक कोई ई बिंदु है, उस पर हमने 120,60 पॉइंट डाल लिए, वो हमें यहां पर बनानी है। देखो एक तो मूल बिंदु हो गया ये 0,0, यहां से रेखा जाएगी। और 120 कहां पर बनाना है? देखो ये 120 है, ये वाला 120 और ऊपर की ओर 60 इकाई चलेंगे तो देखो यहां पर ये 60 इकाई का है और ये 120 इकाई का। यहां पर कोई पॉइंट आपका मिलेगा, इसको हम कहेंगे 120,60 और ये मूल बिंदु से मिला दें अगर इसको इस तरीके से, तो ये रेखा हमारी बन जाएगी। इसका हमने पॉइंट का नाम दिया है ई, यहां पर ई नाम डाल देते, ठीक। ये आपका मूल बिंदु ओ। इतना समझ में आया? अब देखो हमने आपको बताया कि इस पहली वाली रेखा एक का, इसका हल क्षेत्र तो नीचे की ओर है। ये दूसरी सीडी रेखा है, इसका हल क्षेत्र कहां पर है? देखो ये तो असत्य बात निकली थी, इसका मतलब यह है कि इसका हल क्षेत्र कहां है? ऊपर की ओर। यहां पर देखो हम दूसरे कलम से इसको बनाएंगे। ये देखिए इसका सीडी रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो कहां की ओर होगा? देखो ऊपर की ओर, ये, ठीक। ये इस तरीके से इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है? ये सीडी जो आपकी ये रेखा है ओई, इसका हल क्षेत्र आपको ढूंढना है। तो हमने बताया कि हल क्षेत्र ढूंढने के लिए बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है कि अगर कोई पॉइंट इधर वाला कोई एक पॉइंट ले लें, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, या हम इधर वाली पॉइंट को किसी को ले लें, जैसे 0,60 है, ये पॉइंट ले लें, तो हमें ये पता चल जाएगा अगर ये इस बिंदु से सेटिस्फाई होता है इसका मतलब हल क्षेत्र इधर की ओर है। अगर इस बिंदु से सेटिस्फाई नहीं होता है इसका मतलब हल क्षेत्र इधर ना होके इधर की ओर है। यही तो बात है। तो कोई या तो ये बिंदु लें या ये लें या ये लें, या यहां से इस रेखा पर कोई भी बिंदु आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले यही सी बिंदु से हम चेक कर लेते हैं, है ना। इसी में आपको क्या करना है? देखो जो असमका दी गई है वो तो है आपकी x - 2y > 0। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ये सी बिंदु से सेटिस्फिकेशन दिखाना है हमें। यहां लिख दें मैं x बराबर 60 और y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। यहां पर इसमें यहां लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? देखो x का मान तो 60 लिखेंगे और माइनस y का मान 0 लिखेंगे, और ये आपका > 0 जो कि बिल्कुल एकदम सत्य है। क्या है ये? सत्य, क्योंकि 60 बड़ा है 0 से, तो बिल्कुल एकदम सत्य है। इसका मतलब इसी बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा कहां पर होगा? नीचे की ओर होगा, इस बिंदु की ओर। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसका ये हल क्षेत्र कहां होगा? नीचे की ओर। तो अब आप ध्यान से समझें कि इसका जो ये फिजिबल रीजन आया वो कौन सा है? देखो सी, ए और ये पॉइंट, इनका नाम हमने नहीं दिया है, अभी दे देते हैं। देखो इसको हम ABCDE और इसको कुछ नाम F दे दें, F, और इसको हम नाम G दे दें। क्या दे दें? G। अब हमें F बिंदु और G बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें फिजिबल रीजन तो देखो मिल गया, इसको सुसंगत हल क्षेत्र कहेंगे। वो बिंदु है कौन सा? देखो GCAF, ये इतना इसका सुसंगत हल क्षेत्र है, ये हमें मिल गया। लेकिन अभी हमें F बिंदु और G बिंदु के निर्देशांक नहीं मिले। तो गौर करें थोड़ा कि ये G बिंदु है क्या वास्तव में? इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमें रेखा नंबर 2 और ये वाली OE रेखा का समीकरण को हल करना है। इसमें से हमें हल करने से ये G पॉइंट का निर्देशांक मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं। देखो सबसे पहले हमें बिंदु G के लिए यहां लिख दें, बिंदु G के लिए क्या करना है? देखो बिंदु G के लिए पहले हमें इस रेखा को लिखना है, सेकंड वाली जो रेखा है उसको लिख लेना है। ये सेकंड रेखा आपकी है कौन सी? देखो इसका नाम हमने डाला है CD, और ये CD रेखा है आपकी x + y बराबर कितना? 60। यही तो है सेकंड वाली रेखा, ये वाली है ना, x + y बराबर 60। और ये आपकी
जो OE रेखा है वो रेखा आपकी देखो ये लिखी है x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे, इसको लिख दें कौन सी रेखा है ये OE। इन दोनों रेखाओं को जब हल करेंगे तो जो भी प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो बिंदु G का निर्देशांक हो जाएगा। पक्का? तो चलिए यहां पर देखो इसको क्या कर दें, इसको घटा दें, घटाने पे साइन इसके बदल जाएंगे, ये माइनस का साइन हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, और इसको यहां लिख दें घटाने पर, और घटाने पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा x से x, तो ये हमारे पास मिलेगा 3y और बराबर में यहां लिख दें 60 और y बराबर हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 20। ठीक, y बराबर कितना हो जाएगा 20, और ये y का मान यहां लिख दें तो x का मान मिल जाएगा। देखो x का मान कितना होगा, x प्लस 20 बराबर में 60, और जबकि यहां से x की वैल्यू अब कितनी मिलेगी 40। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु G का जो पॉइंट का निर्देशांक है वो बिंदु मिल गया कितना, यहां लिख दें बिंदु G के निर्देशांक कितना लिख दें 40,20। ठीक, x का मान 40 है, y का मान 20 है, तो यहां पर हमें मिल गया बिंदु G के निर्देशांक। देखो यहां हम रेड कलम से लिख देते हैं, यहां 40,20 लिख दें, कितना 40,20, 40,20 ये बिंदु मिल गया, ये G बिंदु है जो है ना। इसके बाद अब हमें F बिंदु के निर्देशांक और ज्ञात करने हैं। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें देखो क्या क्या करना पड़ेगा, ये रेखा है एक और एक रेखा ये है, इन दोनों रेखाओं को हल करना, मानी रेखा नंबर 1 और ये OE वाली रेखा दोनों को हल करना है, तो हमें मिल जाएगा इस F पॉइंट का निर्देशांक। सही है ना। तो अब हम यहां पर देखो समझा देते हैं आपको। यहां पर पहले हम रेखा नंबर 2 को लें जो कि रेखा है CD, इसमें हम लिख लेते हैं CD रेखा कौन सी है, 2 नंबर वाली रेखा है, और ये है आपकी 2 नंबर वाली रेखा 1 नंबर वाली रेखा है ना, 1 नंबर वाली रेखा है, तो ये है x प्लस CD नहीं है, तो 1 नंबर वाली रेखा का नाम है AB। क्या है AB। तो AB रेखा देखो कौन सी है, x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस में 2y और बराबर में लिख दें 120, और फिर इसके बाद में एक जो दूसरी रेखा है वो है OE, और OE रेखा को हम लिख लेते हैं, ये है आपकी x माइनस 2y बराबर में 0। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा F बिंदु का निर्देशांक। यहां पर हम इन दोनों रेखाओं को भी आपस में घटा देते हैं, घटाने पर ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम यहां जोड़ेंगे 4y और 4y बराबर 120, तो y बराबर हो जाएगा 30। ठीक, 4 तिया 12, 120 में 4 का भाग जाएगा 30 आ जाएगा, और ये y का मान यहां कहीं रख दें तो x का मान हो जाएगा 30 दूनी 60, मानी x बराबर कितना हो जाएगा 60। देखो x का मान 60 और y का मान 30 हमें प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु कौन सा बिंदु है ये बिंदु F, इसके हमें निर्देशांक मिल गए 60,30। ठीक है, इसको लिख दें 60,30, ये बिंदु हो गया F। ठीक, अब हमें दो जो फिजिबल रीजन मिला उसके सब कॉनिक पॉइंट मिल गए है ना। यहां पर लिख दें सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र जो है वो कौन सा है, GCAF। देखो ध्यान दें GCAF, ये आपका सुसंगत क्षेत्र है। इसमें हमें जो कोनी पॉइंट मिले वो आपके GCAF मिले। अब इन सभी चारों पॉइंटों पर हमें देखना है कि Z का मान कहां पर अधिकतम है, कहां पर न्यूनतम है। चलिए यहां पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बिंदु G को यहां चेक करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले देखो Z का मान लिख लें। Z बराबर हमें दिया गया है कितना 5x प्लस में 10y, और इस Z के मान को हमें सबसे पहले यहां से चेक करना है G बिंदु पर। बिंदु G, और G बिंदु है क्या, ये है आपका 40,20, यही तो है 40,20। इस बिंदु पर हमें Z की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, यहां लिख के देख लेते हैं। 5x का मान 40 लिख दें, प्लस 10 इंटू y का मान हम 20 लिखेंगे, और बराबर में निशान देखो यहां लगा के आपको कितना हो जाएगा, 5 को 20, ये तो 200 हो गया, और ये भी आपको 200 मिलेगा, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 400 हो गई। ठीक, बिंदु G पर Z का मान कितना हो गया 400। ठीक है,
इसके बाद अब मेरे ख्याल से यहां दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा बैक हो जाए तो अब हम यहां पर देखो इधर आते हैं और यहां पर आपको आगे के पॉइंटों पर चेक कर लेते हैं। जेड की वैल्यू देखो हमने सबसे पहले जी पर चेक करी, फिर इसके बाद अब हम सी बिंदु पर चेक करते हैं। बिंदु सी यहां लिख दें बिंदु सी, और सी बिंदु के निर्देशांक है हमारे 60,0। इस पर हमें जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जेड बराबर हमें देखो कितना मिल जाएगा 5 इंटू एक्स, एक्स का मान हम 60 लिख दें और प्लस में 10 इंटू वाई का मान 0 लिख दें, तो ये 0 हो जाएगा, 6 पंच 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। सी बिंदु पर जेड का मान हमें 300 मिलेगा। इसके बाद हम ए बिंदु पर चेक कर लेते हैं। देखो बिंदु ए और ए बिंदु के हमें पॉइंट दिए गए हैं, देखो कितने 120,0 है ना, 120,0 पर जेड की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो जेड बराबर हमें मिलेगा कितना 5 इंटू 120 प्लस में 10 गुणे बाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 0। तो ये हमें 12 पंच 60 मानी कितना मिलेगा 600 मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम एफ बिंदु की बात करें तो बिंदु एफ हम एफ पर चेक कर लेते हैं। बिंदु एफ है क्या, कितना है, ये है हमारा 60,30। 60,30 पर जेड की वैल्यू हम यहां चेक करेंगे। जेड बराबर देखो कितना निकल आएगा, यहां पर हमें जेड का मान निकालना है 5 गुणे एक्स की वैल्यू हम 60 लिखें और प्लस में 10 इंटू वाई का मान 30 लिख दें, तो ये जेड का मान हो जाएगा 6 पंचे 300 मानी 300 ये हो गया, और प्लस ये भी आपका 300 हो गया, और 300 मिला के हो जाएगा ये कितना 600। तो जेड का मान एफ बिंदु पर भी हमें 600 मिल गया। और ये आपका जो बिंदु ये कौन सा था, ये ए बिंदु जो था उस पर भी हमें जेड का मान कितना मिला 600 मिला। तो यहां पर तो दो बिंदुओं पर हमें जेड के मान समान मिल गए। इसका मतलब देखो समझो बात, पूरी बात समझे। हमने क्या काम किया कि सबसे पहले जी बिंदु पर हमने मान निकाला, तो जी बिंदु पर जो जेड का मान आया वो तो आया 400, कितना आया 400। फिर इसके बाद सी बिंदु पर जेड का मान निकाला, तो सी बिंदु पर जेड का मान कितना आया 300। इसके बाद बिंदु ए पर निकाला वो 600 आया, एफ पर निकाला वो भी 600 आया। तो यहां पर सबसे छोटा कौन सा है, देखो ये वाला जेड का मान सबसे छोटा कहां मिला, ये 60,0 पर मिला, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो निम्नतम मान है वो कितना है 60 है। यहां पर लिख दें जेड का निम्नतम मान, क्या लिख दें, जेड का न्यूनतम मान, या निम्नतम कहें या न्यूनतम कहें एक ही बात है, निम्नतम मान। जेड का जो निम्नतम मान है वो कितना है, जेड का निम्नतम मान है 300, और ये कहां पर है, ये है बिंदु सी पर, मानी x बराबर 60, y बराबर 0 पर जो है वो जेड का निम्नतम मान है। जेड का निम्नतम मान बराबर कितना लिखोगे आप 300। ठीक, एक तो आंसर आपका ये फिट हो गया भाई। ठीक, निम्नतम मान जो पूछा गया था वो तो आपका ये निकल आया, जेड का निम्नतम मान 300 होगा, और कहां पर होगा x बराबर 60, y बराबर 0 पर। क्लियर इतना। इसके बाद अब देखिए यहां पर हमें जो जेड के मान दो जगह पर समान मिले हैं, कहां पर देखो ध्यान दें, इधर आ जाए फिगर पे आए, ए बिंदु पर और एफ बिंदु पर। यहां से यहां तक हम ये कह सकते हैं कि ए से एफ तक जहां भी आपको रेखा ये ड्रॉ की जाएगी, तो इस पर जो भी बिंदु मिलेंगे उन सभी बिंदुओं पर जेड का मान 600 मिलेगा। ठीक, तो जो अधिकतम मान होगा वो पूरी रेखा पर आपको 600 मान मिलेगा। कौन सी रेखा पर, ए से एफ तक जो भी रेखा है उस पर आपको अधिकतम मान 600 प्राप्त होगा। आपको यहां लिखना है, चूंकि बिंदु ए तथा एफ पर जेड का अधिकतम मान 600 प्राप्त होता है, 600 प्राप्त होता है। अतः हम यहां लिखेंगे, अतः रेखा एएफ, क्या लिखेंगे, रेखा एएफ के प्रत्येक बिंदु पर जेड का अधिकतम मान 600 प्राप्त होगा।
अधिकतम मान 600 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, इतना आपको समझना है। ये आपके लिए थोड़ी सी एक नई सी बात है। देखो, दो जगह पर मान हमें 600 मिल रहा है। इसका मतलब इस पूरी रेखा पर ए बिंदु से एफ बिंदु तक हम आए, इस पूरी रेखा पर कोई भी पॉइंट लिया जाए उस पर आपको जेड का मान अधिकतम मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। ठीक, तो यहां पर हमें इस जेड का अधिकतम मान और न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन 7 हो गए। हमने आपको बताया कि आपको कुछ नया नहीं करना है, बिल्कुल आपको सीधी सीधी जो आपकी असमकाएं ये दी जाएंगी, मानी जो इक्वलिटीज आपको दी जाएंगी, उनको हमें क्या करना है? ग्राफ पर प्लॉट करना है अच्छी तरीके से। वैसे तो मोस्टली सवालों में 2 असमकाएं केवल दी गई हैं, लेकिन किसी में अगर 3 दी जाएं, 4 तो कहीं है ही नहीं। ठीक, 3 से ज्यादा कहीं नहीं है। तो आपको क्या करना है? इनको आपको ग्राफ पर प्लॉट बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा बना दें उसमें, क्योंकि इस ग्राफ के ही नंबर है ना। तो आपको अच्छी तरीके से ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफी विधि से ही हल करना है आपको। तो बस असमकाओं को यहां पर जैसे ही हम प्लॉट करेंगे, और इसके बाद में हमें जो कॉनिक पॉइंट मिलेंगे, उन कॉनिक पॉइंटों पर हमें ये जो बाउंडेड इलाका है, अगर बाउंडेड एरिया है तो हम यहां पर इन सभी कॉनिक पॉइंटों पर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे, और ये देखेंगे कि कहां पर जेड की वैल्यू अधिकतम है, कहां पर जेड की वैल्यू न्यूनतम है। सीधा सीधा है, बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा जिसमें कि बहुत आपको ऐसी लग रही हो कोई डिफिकल्टी है, नहीं है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, आप एग्जाम्पल को भी देखें, साथ साथ बुक में आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पलों की थोड़ी मदद लें। यहां पर अगर इन प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक समस्या तो शायद ये भी लग सकती है आपको कि जो हमने आपको यहां पर जो लिखावट लिखी है, आपके अक्षर थोड़े छोटे छोटे बनाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा विस्तार में प्रश्न है, इसलिए हमने आपको थोड़े छोटे छोटे प्रश्न अंक छोटे छोटे बनाए हैं। उनको आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के अच्छी तरीके से जूम करके देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको नेक्स्ट देखो, अब इसमें से हम शायद नहीं कुछ बताएंगे, क्योंकि आपको शायद सब कुछ आ जाएगा। अगर ना आए तो मुझे कमेंट करके बताओ, और नहीं तो हम अगले वाले वीडियो में आपको थोड़े इबारती जो प्रश्न हैं, उसमें आहार संबंधी प्रश्न हैं, उसमें परिवहन संबंधी प्रश्न हैं, उसमें आपको क्या करना है कि इस प्रकार की जो इनइक्वालिटीज आपकी होती हैं वो यहां पर दी जाएंगी, और उस वाले आगे वाले एक्सरसाइज में ये सब कुछ हमें बनानी पड़ेंगी। उसमें हमें इबारत दी जाएगी, उसको हमें समझना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, और इस तरीके से हमें किसका हमें मैक्सिमाइजेशन करना है और मिनिमाइजेशन करना है। इस तरीके से सारे हमें ये जो कुछ मटेरियल रेडीमेड मटेरियल है, वो रेडीमेड मटेरियल नहीं मिलेगा, हमें फाइंड आउट करना होगा, बनाना होगा, और समझना है कि हमें किसका अधिकतमीकरण करना है और या किसका न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में आपको सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले।